अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सबको इंतज़ार था कि 31 जनवरी की डेडलाइन आएगी तो उसके बाद कोई लाहे-अमल आएगा पीडीएम का कि वो क्या करने जा रही है। लेकिन 3-4 दिन गुजर गए, उसके बाद अब इजलास हुआ कल और उसके बाद एक तवील इजलास के बाद ये फैसला हुआ कि मार्च में मार्च किया जाएगा। जी हाँ, लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है और 26 मार्च की तारीख अनाउंस की गई है। फाइनली एक चीज़ तो सामने आ गई है कि करना क्या है, लेकिन बहुत सारे सवालात इसके साथ जुड़े हुए हैं कि ये लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है, अदम एतमाद पहले क्यों नहीं लाई जा रही अगर लानी ही थी, जैसे कि पीपल्स पार्टी की सजेशन थी। इसके साथ साथ ये भी कि इतना लंबा जो गैप है इसमें ये मोमेंटम बनेगा कैसे, और क्या ये फेस सेविंग है या वाकई इससे इतना प्रेशर बन जाएगा हुकूमत पर कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएगी। लॉन्ग मार्च सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या धरने में बदल जाएगा। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनको तलाश करते हैं हम मिलके और कोशिश करते हैं कि सवालात के जवाब तलाश कर सकें। प्रोग्राम का आगाज़ है। इमरान साहब, आपसे पूछती हूँ मैं पहले कि काफ़ी तवील कल इजलास हुआ ये और फाइनली लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको, ये सिर्फ फेस सेविंग है कि क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो करना है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो देनी, या फिर वाकई प्रेशर बिल्डिंग होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सीधी बात आप पूछें तो मुझे तो ये लगता है ये फेस सेविंग है। अच्छा। हाँ जी, पीडीएम देखे 3 मरहले अब तक हो चुके हैं। पहला मरहला था जब पीडीएम कामयाब हो गई थी, पीडीएम का टेम्पो बन गया था और हुकूमत प्रेशर में नज़र आने लग गई थी। दूसरे मरहले में इनका मोमेंटम टूट गया, इनके जलसों में उस तरह से पब्लिक नहीं आई, लिहाजा पीडीएम जो है वो अंडर प्रेशर हो गई। अब पीडीएम को चाहिए थी एक फेस सेविंग, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि जनाब आप क्या करना चाहते हैं, आपने इस्तीफे नहीं दिए, आपने वहाँ जाके धरना नहीं दिया, अब लॉन्ग मार्च करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए उन्होंने ये जो बातें हो रही थी कि शायद पीडीएम टूट जाए, शायद पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, ये सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एक क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को ज़रूर जाता है कि उन्होंने वक्ती तौर पर पीडीएम को मुतहिद रखा है और ये फेस सेविंग के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन ये फेस की बत्ती तो नहीं है। नहीं, सुन लें, अब फेस सेविंग इस तरह से है कि अब उन्होंने दोबारा एक मौका है, इससे मैं समझता हूँ पीडीएम को फ़ायदा भी हो सकता है। वो इस तरह से कि अगर वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद जब ये करें और उसमें उन्होंने आवाम को इकट्ठा कर लिया और लोग वाकई उनके लॉन्ग मार्च में शामिल हो गए, तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे लॉन्ग मार्च के बाद जब इस्लामाबाद ये पहुँचेंगे तो अगर तो मौलाना को नजर आ गया कि पब्लिक काफी हो गई है तो ये धरना भी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये दूसरी बात ये कि वहां पे फिर ये इस्तीफों का भी ऐलान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने देखा कि वो अभी फुसफुसा ही प्रोग्राम है कि बहुत ज्यादा आवाम ने उन पर तवज्जो नहीं दी, तो फिर शायद ये सिर्फ वहां पे एक जलसा करें, इसी तरह की तकरीरें करें और इस्लामाबाद से अपने अपने घर में चले। ठीक है, लेकिन राइट नाउ आपको फेस सेविंग। जी बिल्कुल। हिलाली साहब से पूछना है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, बातें तो सुन रहे थे हम कि जी शायद नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, लेकिन ये तो लॉन्ग मार्च लेके जाने का सोच रहे हैं पहले, लेकिन इतना लंबा टाइम बीच में दिया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इमरान ने कहा, इमरान के आपने देखा उसके कमेंट में कोई पाँच अगर थे। अगर मैं फुप्पी मर्द होती तो फुप्पी नहीं होती। देखिए, बात सीधी बात यह है कि ये ख़त्म हो गया है ये मूवमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ख़त्म हुआ है। ये 5 इंडिकेशंस हैं कि ये ख़त्म हो गया है। पहली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी बदनामी 2 फैमिलीज़ का हुआ है करप्शन के लिए, नेमली नवाज शरीफ और ज़रदारी फैमिली, माफ़ कर रही है, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो आप सोचिए, सबसे ज़्यादा करप्ट लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो लोग क्या सोचेंगे कि मुल्क को क्या होने वाला है। दूसरी बात है, लूट और बैड गवर्नेंस में इन लोगों का जितना इन्होंने इकट्ठे किया है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। जाहिर है लोग घबराते हैं कि ये अब फिर क्या होगा हमारे साथ। और तीसरी बात है, जो इदारे को फौज चाहते, जो हमारे मुल्क चाहते हैं, नेमली फौज, उसको ये दोनों मिलके उनको गालियां दे रहे हैं, नाम चुन के अफसरों को गाली दे रहे हैं तकरीरों में। अब तो वैसे थोड़े से मोहतात हो गए हैं लाली साहब। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नाम नहीं लिया। नहीं, माफ करिए। अच्छा, अब इनमें इत्तेफाक भी नहीं है। कोई कहता है रेजिग्नेशन मैं नहीं देता, मैं और लूटना चाहता हूं सिंध को। दूसरा कहता है नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल बकवास है, वो उससे कभी कुछ होगा ही नहीं है। तो इनमें इत्तेफाक भी नहीं है। और फाइनली ये अंपायर जो है,
ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये जाहिर है ये खड़े होके कहेगा कि खुदा के लिए हमें दोनों को इनको देख लिया है, अब ये तीसरा जो है ये कोशिश कर रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस 100% नहीं है, 70% भी नहीं है, फिर भी 50% से ज़्यादा है और हम चाहते हैं इसको वक्त मिले, अगर इन लोगों को लूटने के लिए वक्त मिलता है तो इस आदमी को बेहतरी करने के लिए क्यों नहीं वक्त मिल सकता है। तो माफ़ करिए, मेरे ख्याल में 5 बजे हैं, जिसलिए व्हेन आई थिंक कि इनका पूरा कॉज ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब आप तो ये समझ रहे इतनी परफॉर्मेंस है, पता नहीं इमरान साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, लेकिन इमरान साहब अवाम लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मैं इसी के साथ ये जोड़ देती हूँ बात कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से तो बहरहाल एक डिसअपॉइंटमेंट अवाम के कुछ हलकों में है, तो आपको लगता है कि वो अवाम जुड़ेंगे लॉन्ग मार्च में? देखिए, पीडीएम के लिए प्लस पॉइंट ही सिर्फ ये कि अच्छा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम आदमी महंगाई से बहुत मुतासिर है। गुड गवर्नेंस जो है एक ख्वाब है जिसका वादा किया था इमरान खान साहब ने, रिफॉर्म्स उस तरह से किसी जगह पे हो नहीं सकी। करप्शन, आप सियासतदानों से लूटा हुआ 1 रुपया वापस नहीं ला सके पौने 3 साल में। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इमरान खान साहब के बारे में लोग सोचते हैं, हाँ जी, तो वो कहते हैं इन्होंने तो इसमें से एजेंडे की कोई चीज़ पूरी नहीं की, इसलिए अवाम फिर पीडीएम की तरफ देखते हैं। दूसरी बात ये कि जो नवाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी साहब की ये करप्शन की बात करते हैं, तो पे उन पे करप्शन का इल्ज़ाम कौन सा पहली दफ़ा लगा है? आप देखें ना, इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के, अभी लाली साहब कहेंगे कि केसेस साबित भी हो गए, लेकिन मुझे आप ये बताएं, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून टूट तो नहीं सकी, मुस्लिम लीग नून को ये तोड़ तो नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें जो उनका वोटर है, हमारा इसको अलमिया समझे, मैं बसीयत मजमूई ये कहता हूँ पूरी कौम का या तो अलमिया समझे या जो भी समझे, जो उनके लोगों के लिए वो मसला ही नहीं होती, जो उनके लोगों की कमिटमेंट है। हाँ, या आपको करप्शन, लूटी हुई दौलत वापस ले आते तो आज कोई बंदा उनका नाम भी ना लेता। लोग कहते जी वाकई ये बड़े करप्ट थे इमरान खान साहब। सारी आपको लगता है लॉन्ग मार्च में लोग शिरकत कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर इन्होंने अच्छा प्ले कर लिया, अगर पीडीएम ने अच्छी तरह से नहीं आए तो लॉन्ग मार्च में मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अच्छा प्ले कर दिया। और सेनेट के इलेक्शंस में अब देखें, जो कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो ये कि इन्होंने कल फौज के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से जब ये सवाल हुआ कि आपकी लड़ाई है किससे, तो उन्होंने कहा गैर जमहूरी अमल से हमारी लड़ाई है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कुछ दिन पहले तो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं ऐसे फौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा शिकवा शिकायत बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये कि उन्होंने उसमें कल ये भी कहा, उसमें करते हुए कि जनाब हम सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। अब मुश्तरका उम्मीदवार आती हूँ वैसे, अगर थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। पहले मैं जरा लॉन्ग मार्च पे बात करी थी, तो फिर मैं उस पर आती हूँ कि अदम एतमाद का वो, और नहीं, मैं अदम एतमाद की तो बात ही नहीं, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ कि उससे अगर पीडीएम ने थोड़ा सा अपना मोमेंटम बना लिया मुश्तरका उम्मीदवार ला के, तो फिर आप देखेंगे कि लोग इनके पीडीएम के लॉन्ग मार्च में आ जाएंगे। और अगर लोग दिल निकालने में ये कामयाब हो गए तो इनकी तहरीक दोबारा जान पकड़ लेगी। हिलाली साहब, आपके ख्याल से जो नो कॉन्फिडेंस का मामला था उसमें क्या जो एलाइज थे गवर्नमेंट के, उन्होंने उन्हें कोई नहीं, इसका मतलब है ग्रीन सिग्नल दिया जिसकी वजह से ये ऑप्शन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया पीपल्स पार्टी का, वरना इससे पहले तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी वैसे डिसीजन लेने में? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली, अंपायर से नहीं मिली, पार्टी से भी नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने वो अब छोड़ दिया। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये हम लोगों को नोटिस करने के लिए, जो चीफ जस्टिस ने कहा था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक मेजॉरिटी पार्टी जो हुकूमत में होती है, माने आपके अगर मेजॉरिटी पार्टी आप हैं, गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी पार्टी की होती है, तो उसको सेनेट में भी मेजॉरिटी होना चाहिए। इसलिए अगर सेनेट में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और ये धांधली से और पैस खरीद फरोख्त से अगर आपकी मेजॉरिटी उधर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट चल नहीं सकता। तो फिर आप ऑर्डिनेंसेस से गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है और वो चल नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम नहीं काम करती, और ये बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन है इसका। इसके माने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल नहीं रही है पाकिस्तान को। तो इसलिए मैं समझता हूं ये इलेक्शन जो होंगे अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है MNAs की, MPAs की,
उसको रिफ्लेक्ट होके उनकी मेजॉरिटी सेनेट पे आना चाहिए। इन लोग 2 साल जो इनके रह जाएंगे उनको कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आप यू हैव अ फर्स्ट क्लास क्राइसिस ऑन योर हैंड्स। और आई थिंक वो बिल्कुल अनफेयर होगा ऐसा क्राइसिस। लेकिन आपको लगता है कि लाली साहब ये लॉन्ग मार्च कर पाएंगे या सिर्फ फिलहाल अनाउंसमेंट ही है, उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होगी? नहीं समीना, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? अगर आप पैसे खर्चेंगे तो इधर हर चीज आप कर सकते हैं ना। उस दिन बातें हो रही थी कि 50-60 करोड़ रुपया लोग देने के लिए तैयार हैं एक सीट के लिए। कोई वजीरिस्तान का एक ठीक ठाक स्मगलर आप ले लें और वो 50 करोड़ दे देगा सेनेट के सीट की, और थोड़ी सी उसको इज्जत मिल जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए हमें केयरफुली चलना चाहिए और ठीक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए सेनेट में, नहीं तो यू हैव प्रॉब्लम्स, फिर कुछ भी हो सकता है। इमरान साहब, आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च मैं सेनेट इलेक्शन पे अलग से इस पे मैं बात भी करती हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन भी हुए हैं उस पर भी, लेकिन आपको लगता है लॉन्ग मार्च धरने में भी कन्वर्ट होगा? क्योंकि आगे तो रमजान भी शुरू। अच्छा समीना, इसमें मैं बताता हूँ आपको ज़रूर, लेकिन मैं लाली साहब की एक बात पे सिर्फ छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि लाली साहब, स्मगलर तो पूरे पाकिस्तान में हो सकते हैं, सिर्फ वजीरिस्तान भी कहीं थोड़े हैं, लाहौर में भी हो सकते हैं, कराची में भी, जहाँ की वो जिसके पास भी इतना जायज पैसा है होते हैं ज्यादातर, जिसके पास भी ज्यादा पैसा है 2 नंबर ब्लैक का, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। मामला ये है कि इन्होंने 26 मार्च को धरने का ऐलान किया है, उसके बाद आप देखिए कि रमजान आएगा 12-13 अप्रैल को। अब 26 मार्च से तो स्टार्ट होगा ना, 29 मार्च तक पहुंच जाएंगे, 30 मार्च तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके पास 2 वीक्स होंगे। अच्छा। आप इस बात को देखें ना, कल मौलाना फजलुर रहमान ने इसका जिक्र भी किया था कि हम ये अपना मरहला कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले पहले ख़त्म कर लें। तो अब अगर ये 2 वीक्स के लिए भी वहाँ धरना देते हैं तो इनके पास टाइम है 2 वीक्स का। लेकिन अगर इन्होंने देखा कि जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग इकट्ठा बड़ी तादाद में करने में कामयाब हो गए तो फिर ये स्ट्रेटजी उस वक्त बनाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये भी कहा है कि हम तहरीके अदम इतमाद का वैसे पीपल्स पार्टी शुरू से ही धरने के बहुत ज्यादा हामी नहीं है, वो तो कहते हैं ये धरनों से हुकूमत गिराने के हक में नहीं है हम। हाँ, वो तहरीके अदम इतमाद की बिलावल भुट्टो जो बात करते हैं, तो उसका भी फैसला उन्होंने कहा है कि इस लॉन्ग मार्च के बाद करेंगे। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं पट्टी बात करती हूँ सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिसमें कि पीडीएम ने अब ये स्ट्रेटजी बनाई है कि मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे, इससे किसको फ़ायदा होगा, कैसे होगा, और सेनेट इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, कुछ बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पीडीएम ने जहां लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वहीं ये भी ऐलान किया है कि सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा और मुश्तरका कैंडिडेट लाए जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है पीडीएम को, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन हुकूमत भी अब तरमीम की जो बात है तरमीम सामने भी ले आई है, लेकिन जाहिर है कि पीडीएम उस पर सपोर्ट नहीं कर रही है। बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से आज कुछ कहा भी है कि कुछ फ़ोन करके उन्हें कह रहे हैं कि तरमीम पर हिमायत करें। सुने ज़रा क्या कहा उन्होंने। आजकल हमारी जमात को इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। हमारी सेनेट की सीटें जाती है तो जाए, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर बेचने के बाद। जी इमरान साहब, कौन फोन कर रहा है मरियम को तरमीम की हिमायत के लिए? देखिए, ये तो मरियम नवाज खुद ही बता सकती हैं कि उन्हें कौन फोन कर रहा है। वो तो साफ समझ आ रही है कि जो जिस एम्पायर की बार बार हिलाली साहब बात करते हैं और जिस तरह से मरियम नवाज का कहना है कि जी इमरान खान के बड़े, तो अगर वाकई उनको उन हलकों की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं तो वो साफ क्यों नहीं बताती? जब आपने तनकीद करनी हो तो आप नाम लेना शुरू कर देती हैं, और जब आप इस तरह की बात है तो आप अंडर कवर बात करती हैं। तो अभी भी तनकीद नहीं, अभी उन पे तनकीद नहीं कर रही। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज को या फिर खुल के बात करनी चाहिए कि जी इस काम के लिए फलां तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन
ये मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि अपोजिशन जो है वो कभी भी इस पे नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था अभी पहले हिस्से में आपसे कि हमारा अलविया ये है कि यहाँ मुल्की मफाद में या इदारों के मफाद में कोई फैसले नहीं किए जाते। यहाँ पे सियासी जमातें हर फैसला अपनी ज़ाती अना का मसला बना लेती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी यही मसला है, वो भी हर बात में ये ज़रूर कहते हैं कि मैं चाहे ये उल्टे लटक जाए मैं NRO नहीं दूंगा। भाई आप ये तो बता दें आपसे NRO मांग कौन रहा है, ये आप बताते नहीं। उसी तरह ये हर बात में इमरान खान को घसीट लेती हैं। चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है इस हवाले से। हिलाली साहब बल्कि ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे कि जब मेजॉरिटी ना हुकूमत के पास तो ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं। हिलाली साहब, अब ये भी खबर है कि ओपन बैलेटिंग का सिस्टम लाने के लिए भी ऑर्डिनेंस हुकूमत तैयार कर रही है, अगरचे उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ उन्होंने थोड़ा सा लिंक कर दिया है। तो आपको लगता है कि ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम करके ओपन बैलेटिंग की तरफ जाया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इसका एक अलग सा इन्होंने वैसे ये लिया है। आप अगर ये सवाल का मतलब है कि आपने फैसला कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ओपन बैलेटिंग जो है वो वाकई वो चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट कहता है वैसे करो, इसलिए कि जब हमें पता है सीक्रेट बैलेटिंग में वोट बिकते हैं और हमें ये भी पता है कि कोई नहीं चाहता कि वोट बिके और इस किस्म की खरीद फरोख्त हो, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी यही सोचती है और फिर कोर्ट ये कहेगी, शायद, मैं नहीं कहता ज़रूर, मगर लॉजिकली, कि ये सिस्टम बेहतर है तो ओपन वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए और किसी को, हालांकि वो आपके पार्टी के अपने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, उसको आप निकाल नहीं सकते इस बुनियाद पे कि वो आपके लिए वोट नहीं दिया, माने ओपन उसका हक है। अब बात असल ये है कि अगर हमारा ये सिस्टम चले, इतने चोर हैं इस वक्त कि वो पैसे लेके वही करेंगे और बदमज़गी होगी। मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब ये होगा कि आपको थोड़ी देर के बाद जब आपको सीट्स ये इस किस्म के फैसले होते हैं, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना पड़ेगा। वो क्या होगा? ये सिस्टम चल नहीं रहा है और फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ये चाहती हैं हमारे बेगम मरियम, जो भी है मरियम नवाज, अगर वो चाहती हैं कि ये सिस्टम चले जाए तो ज़रूर चले जाएगा। इस पे या गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स आएगा या नेशनल गवर्नमेंट किसी तरीके का आएगा या मार्शल लॉ कुछ देर के लिए लग जाएगा या चीफ जस्टिस का कुछ आ जाएगा। देखिए उनको क्या फ़ायदा होता है? मैं तो समझता हूँ जब तक इस मुल्क में अदालतें हैं और अगर फैसले हो रहे हैं ठीक तरीके से, उनको तो कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसलिए उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, और कभी बैठ के थोड़ा सा ये चार्जेस को एग्जामिन करें, ये सब चार्जेस जो हैं इनकी पूरी फैमिली को एक ही तरफ ले जाएंगे। उसका नाम है कोर्ट लखपत। ठीक है, वो हम उस पे तो हम बात करते रहते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए अगर कोई तरमीम ऐसी ला कर ये किए जाते हैं सेनेट इलेक्शन, तो इमरान साहब ये तो एक नया क्राइसिस नहीं हो जाएगा? ऑपोजिशन कहेगी कि असल में हमारे जो वाकफा नियाल है उनके मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी कानूनी टीम ये मशवरा दे रही है कि आप इस तरह से ऑर्डिनेंस लें। उनकी जो कानूनी टीम है, फ़रोग नसीम साहब, बाबर अवान साहब और दूसरे जो लोग हैं, वहाँ पे एक सर जोड़ के मीटिंग भी हुई है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन उसमें यह भी है ज़राए के मुताबिक कि वज़ीर आज़म को ये कहा गया कि आप इस तरह से एक ऑर्डिनेंस लें और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेटिंग हो जाए। लेकिन अब देखना ये है कि क्या अगर ये ऑर्डिनेंस आता है तो फिर अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, उसके खिलाफ उसको चैलेंज करेगी। लेकिन तो क्या कोर्ट से तो उन्होंने पहले ही उसको मशरूत कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अब इस पे माहिरीन जो कानून है वो ही बताएंगे कि इसका क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन तो लाजमी जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है इस बात में कि एक हुकूमत अपनी आखिरी को ये कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि हुकूमत सीरियस है, सीरियस इसलिए कि हुकूमत को खुद डर है कि उनके अपने बंदे जो हैं वो इधर उधर ना हो जाएं। इलाली साहब, लास्टली मुझे ये भी बताइएगा, सेनेट इलेक्शन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, पीडीएम जो ये लेके आ रही है जॉइंट कैंडिडेट्स, आपको लगता है इससे फायदा होगा इन्हें? मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कैसे फायदा होगा।
मुझे नहीं समझ आ रही है। मुझे 50% जो है पूरे सेनेट का इलेक्शन फिर से लड़ना हो रहा है उनको, तो मुझे आई हैवंट वर्कड इट आउट कि कैसे और क्या स्कोप हो सकता है, और ये तो बड़ा इट्स अ वेरी इंट्रिकेट मैटर। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, अगर ऑर्डिनेंस के तक हम जाएं तो ये मुल्क फिर ये सिस्टम चल नहीं सकता। अगर ये गवर्नमेंट सोचती है कि इसको बाय ऑर्डिनेंस चला सकती है इस मुल्क को, और ऐसे चीज़ें बाय ऑर्डिनेंस कर सकती है 2-2 और 3-3 महीने तक, आई एम सॉरी, इट विल नॉट वर्क। क्राइसिस आएगा। ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको फिर लीगलाइज करना पड़ता है बाकायदा कानून साजी से, और जैसे मैंने कहा कि क्राइसिस फिर एक डेवलप हो। सुमीना, इस सवाल का मैं जरूर जवाब दे दूं आपके कि अगर मुश्तरका जो ये लड़ते हैं तो उससे फायदा क्या होगा। मैं ये समझता हूं कि अगर मुश्तरका उम्मीदवार लाते हैं तो अपोजिशन को 1 से 2 सीटों का फायदा होगा। अच्छा। और अगर ये अलग अलग करते हैं तो उसका पीटीआई को फायदा होगा। क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है उसमें जब आपके तमाम लोग एक ही उम्मीदवार को वोट देंगे तो उससे आपको फायदा पहुंचता है। ठीक है, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में पीडीएम क्या इस हवाले से मजीद फैसली है और क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन बहरहाल इसमें भी बहुत कुछ परतें खुलना बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ख़ास तौर पर बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी जिसको आज मनाया गया भरपूर तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ अफसोस की बात भी नज़र आई हमें कि अपोजिशन और हुकूमत ने इस मौके पर भी ऐसे लगा कि सियासत करने की कोशिश की, एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। इस पर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको पता है कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। भरपूर अंदाज से मनाया गया, अपोजिशन ने भी जलसे किए और इसके साथ साथ हुकूमत ने भी यकजहती का इजहार किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग ज़ाहिर है यकजहती का इजहार किया कश्मीरियों के साथ और एक दूसरे के भी खूब लत्ते लिए इस मौके पर भी। लेकिन बहरहाल बात करनी ज़रूरी है कि आखिर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, किस तरह से इसे मज़ीद इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। और आज जिस तरह से सारा दिन बातचीत हुई है इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, सर आपको क्या लग रहा है हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसी है वो आप सही समझते हैं? ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जब से हुकूमत संभाली है काफ़ी क्राइसिस रहा है कश्मीर के मामले पर, तो आपको क्या लगता है क्या बेहतर किया जा सकता था? कुछ नहीं बेहतर किया जा सकता था। इमरान खान क्या कर सकता है अगर मूडी तुला हुआ है हर किस्म के यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को तोड़ के, और वो जो अपने वादा किया है, वो जो अपने बिगट्स हैं, वो हिंदू के आरएसएस वाले, उनके साथ वादा किया है कि मैं कश्मीर को मुसलमान टेरिटरी बना दूंगा, हिंदू टेरिटरी मेजॉरिटी बना दूंगा। तो वो इमरान खान क्या कर सकता है? ये पता नहीं क्या सोचते हैं ये जो दूसरे पार्टीज के हैं कि इमरान खान ये करता, क्या कर सकता है भाई? क्या जंग लड़ जाए उनके साथ फौरन? जंग तो होगा, एक तरीके से उम्मीद है जंग होगा, इसलिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर होगा, मूडी फिर कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे उसने पहले इलेक्शन में किया था एक जंग के साथ। मगर ये कहना कि ये इमरान खान कुछ बेहतरी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। उसने कोशिश किया उधर OIC में, आपने देखा वो सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया और कहने लगा नहीं, तुम हमें कहने लगा जाओ बाहर में, हम इंडिया के साथ, हमारा पार्टनर इंडिया है, हम उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $77 बिलियन उनको दे रहे हैं, उधर एक नेशनल रिफाइनरी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक, उसने तो हमारा कर्जा भी वो जो हमें देता है वो भी वापस ले लिया, ऑयल क्रेडिट भी खत्म कर दिया। तो ये क्या इमरान खान की का कसूर है? ठीक, क्या अगर नवाज शरीफ होता तो ये नहीं होता? और नॉनसेंस। देखिए, मैं तो आपको लगता है कि उन्होंने ये करना था और उन्होंने, मोदी ने जो प्लान किया था वो उसने उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। मैं इस पे दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सुनवाना चाह रही हूँ, वो ये कि इमरान खान साहब ने खिताब में आज जो बात की है वो क्या है, किस हवाले से उन्होंने बात की कि जी हम हक़ खुद इरादियत की तो हमेशा पाकिस्तान तायद करता है, लेकिन आज इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनिए। मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं।
इमरान साहब, आपको ये पॉलिसी में कोई शिफ्ट नज़र आ रहा है या फिर आपको लगता है कि ये वही बात ही है, बेसिकली उसी को रीइंफोर्स किया गया है कि बाद में कैसे हम उन्हें, अगर वो शामिल होने का कह ही देते हैं पाकिस्तान में, तो फिर बाद में हम उनसे क्यों पूछेंगे कि आप अलग होना चाहते हैं? सबीना, बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो आज ये बात की है ना, उसमें सिर्फ ये है कि एक अपनी बात को इंडोर्स करने के लिए कि देखें हम तो कश्मीरियों की राय का इतना ख्याल रखते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, बल्कि हम उनको बावजूद इसके कि वो अपने एहतजाज में पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, वो हमेशा ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हम उनको ये मौका ज़रूर देंगे कि जब वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाए इंडिया से, तो हम उन्हें ये मौका दें कि आप फिर एक दफ़ा सोच लें और बता दें कि आप अलग रियासत का क़याम चाहते हैं या आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने अच्छी बात की है। बिल्कुल, इससे कहीं हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे मौक़िफ़ की आप देखें कि मज़ीद इससे बेहतरी है कि देखिए हम उन पर तसल्लुत नहीं चाहते। जिस तरह से इंडिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और उनके हकूक़ गज़ब किए हुए हैं, हम तो उस तरह की कोई बात नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले जो हिलाली साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, तो मुझे ये बताएं क्या कसूर मेरा, आपका या हिलाली साहब का? अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे कमज़ोर हो गए हैं, अगर सऊदीया जैसा दोस्त मुल्क भी हमारी बात नहीं मान रहा, अगर सऊदीया जैसा मजबूत हमारा दोस्त वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जब वो प्रॉब्लम है वो हुकूमत पे ही आई क्या होती है। कर सकते थे इमरान खान साहब, आप क्या सजेस्ट? सर बात ये हुकूमत का काम होता है ना कि हुकूमत ने ही ताल्लुकात बेहतर करने होते हैं, हारजा पॉलिसी को लेके किसने चलना होता है। सही है, हुकूमत को भी एफर्ट्स करनी चाहिए थे, लेकिन इसके साथ साथ जो एक सॉलिडेरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने अंदर भी तो यूनिटी दिखानी थी। लेकिन आज भी हमने देखा कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को लताड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए, बजाय इसके कि वो कश्मीरियों के साथ इज़हार एकजहती करते। खान साहब की तो बात आपने सुनी, और मौक़ों पर मुख्तलिफ वज़रा ने ज़ाहिर है कि PDM के लत्ते लिए, जबकि PDM रहनुमाओं ने, ख़ासतौर पर बिलावल ने और मरियम ने क्या कहा तकारीर में, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूँ? क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो? क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूँ? तो ये सूरत हाल रही। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, बजाय इसके कि हमें ये कहना चाहिए था कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, हमारे जो भी पॉलिटिक्स के मसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं इस इशू पर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर का कसूर निकाल रही है और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को बुरा भला कह रही थी। देखिए, माफ करिए, अगर आप एक मिनट भी तवज्जो ये फेल्ड को दे रहे हैं जिनको कोई पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दे नो नथिंग। ये कश्मीर का हिस्ट्री क्या जानते हैं इन लोग? इसलिए कि वो बेटी है वो आ गई है ना। तो प्लीज डोंट बी पुट ऑफ बाय दिस, इसका कुछ मकसद ही नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, सीरियस कोई डिस्कशन हो, इन लोगों की क्या बात आप सुन रहे हैं? बात करें आप वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या मैं कहूं कामला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनका क्या रिएक्शन है? मच मोर सीरियस। एक सुपर पावर जो है उसने आज तक कुछ नहीं कहा है मूडी के खिलाफ, बल्कि मूडी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मूडी का जो फार्मिंग स्टेप्स है वो बड़ा अच्छा है, बस थोड़ा सा कह दिया मूडी को, हाँ वो जो किसानों का हक होता है डेमोक्रेसी में एहतजाज करना पॉलिसियों के खिलाफ, मगर एक लफ्ज नहीं क्या है। और वो दूसरा जो है उसका क्या मतलब है, वो जो उसका ब्लिंकन जो भी है आज जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की, हिंदुस्तान की बड़ी। ये सब हमारा कसूर है कि अमेरिका जो है वो आंख बंद कर रहा है जो हो रहा है। आज अगर एक अमेरिकन जिसका नाम है स्क्रैंटन जो तक कहता है कि कश्मीर की ये हालत है कि प्री जेनोसाइड कश्मीर का हालत है, इट्स प्री जेनोसाइडल पोजीशन। ये आदमी जो है डिप्लोमैट है, ये आदमी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकन का नुमाइंदा रहा है, रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट किए हैं, एक्सपर्ट है। आप जाके ये फेल्ड
ये जो एंट्रेंस एग्जाम फेल करके अपने बाप के कंधे पे जाना चाहिए, इनकी बातें नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस उस पे इतनी। अच्छा, लास्टली इसमें आपने चूंकि अब बात कर दी है इंडिया उसकी अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं थोड़ा सा आपको याद भी दिलाती हूँ हिलाल साहब, पिछले दिनों भी एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो कश्मीर का इशू है वो डिस्कस हुआ है और वहाँ पर उन्होंने बहरहाल कंडेम किया है जो इंडिया के वहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये तो बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि अब लोग हाईलाइट कर रहे हैं कश्मीर इशू, बात तो उस पर कम से कम शुरू हो चुकी है, हो सकता है आगे अमेरिका भी करे। पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया मोदी को देखा है, पूरी दुनिया उसके फैशिस्ट पर्सनालिटी को और उसके फैशिस्ट टैक्टिक्स को देखा है और कंडेम करते हैं, और ब्रिटिश ने भी कहा है। मगर सबसे बड़ी बात जो आज हुई है, जो इमरान खान ने कहा है, वो एक कमाल का स्टेप लिया है। अब आप सोचिए वो क्या था। उसने कहा कि जब प्लेबिसिट होता है और कश्मीर हमारे पास आती है, अगर आए, प्लेबिसिट हार भी सकते हैं ना मगर अगर हमारे तरफ आए, फिर हम उनको पूछेंगे कि तुम आजाद रहना चाहते हो कि हमारे से तुम जम गए हो। तो दैट इज अ वेरी बिग चेंज। वो जो है उसके अब तो मैं ये कहता हूं कि प्लेबिसिट फिर हो रहा है इंडिया पाकिस्तान या आजादी, ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में नहीं है। आप समझ गए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ वेलकम स्टेप। बिल्कुल ठीक है। लास्टली इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या इस रजीम में खासतौर पर नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए कोई उम्मीद है कि मसला कश्मीर कोई मुज़ाकरात से हो जाएगा? इमरान खान साहब ने तो आज भी दावत दी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने हमारे सियासतदानों की बात की, तो इनके रवैये को तो जितना भी कंडेम किया जाए कम है। अपोजिशन ने आज जो बातें की और जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया, देखें दोनों योम स्याह योम कश्मीर को भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने ये ऐसे हर मौके पे इस तरह की सियासत, ये इसको जितनी भी नहीं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी ये कोशिश, उसकी पूरी कोशिश होगी मोदी की हुकूमत क्या अगली हुकूमतों में भी कि कश्मीर का मसला हल ना हो, क्योंकि वो आप ये देखें कि वो करने क्या जा रहा है। वो तो इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए वहाँ जो उन्होंने नया कानून किया और जो वहाँ पे डोमिसाइल दे रहे हैं, वो तो उसका कश्मीर का पूरा आबादी का तनासुब भी चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्दमशुमारी भी पोस्टपोन कर दी और वो उसको भी आगे ले गए हैं, इसीलिए कि जो वहाँ पे मुसलमान आबादी है अक्सरियत में, उसको कम करके वहाँ पे हिंदुओं की आबादी को बढ़ा लिया जाए, ताकि जब वहाँ पे इस तरह की अगर सूरत हाल होती भी है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया को। मौजूदा अगर आप देखें तो उसमें 55% आबादी जो है वो रहती है मकबूजा वादी में, 43% जम्मू और 2% लद्दाख में। इसी तरह से 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 68% मुसलमान है वहाँ पे, जबकि 28% हिंदू और 4% सिख और दूसरे लोग हैं बुद्ध मत वगैरह। अब अगर इंडिया ने जिस तरह से 18.5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल वो अभी दे चुके हैं, अब उनकी कोशिश ये है मोदी फाशिस्ट हुकूमत की कि किसी तरह से ये तनासुब इतना कर लिया जाए कि मुसलमान, और जब उन्हें लगेगा कि अब सेफ हो गए, जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हमारी आबादी बढ़ गई है, उस वक्त ये कराएंगे, अदरवाइज वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, बहरहाल जी ये उनकी प्लानिंग है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि जद्दोजहद आज़ादी एक तवील जद्दोजहद है और इंशाल्लाह इसका हल कश्मीर की उमंगों के मुताबिक ही निकलना चाहिए, इंसाफ ही होना चाहिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।